जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। गगनदीप विहार जी, हंसल मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है द ललन टॉप आपका। आपको लोग देख रहे हैं स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी, द तेलगी स्टोरी में देख रहे हैं इन दिनों। अभी जो सीरीज़ आ रही है उनमें एक चीज़ ये है कि उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। ये सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है। फ्लो बना हुआ होता है, क्या होगा क्या होगा। एक तो इस पर एक क्विक टेक आप अगर बता सकें कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, और क्या ये आगे जारी रहेगा या आगे वापस सिंगल यूनिट के तौर पे सीरीज़ हम देखेंगे? देखिए, ये इंटेंशन नहीं था कि हम 2 पार्ट्स में उसको रिलीज़ करें, लेकिन हमने एक डेट हमारे ऑडियंस को दी थी। एक्सपेक्टेशन था, टीज़र आया था, एक्सपेक्टेशन था कि सितंबर 1 या 2 तारीख को उनको ये अपना प्रिय शो मिलेगा। हमारा कुछ पोस्ट प्रोडक्शन दूसरे हिस्से का बाकी था, तो वो मतलब एक प्रैक्टिकल कारण था जिसकी वजह से हमने किया। आज मतलब लोग कह रहे कि स्ट्रैटेजी था, ये था, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। ये हमें करना पड़ा, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से करना पड़ा। और मतलब अच्छा ही है, लोगों ने मतलब अभी तक जितना देखा है, हम उम्मीद कर रहे हैं उतना ही प्यार सेकंड पार्ट को मिलेगा। हम थोड़ा सा मतलब आग से प्लेइंग विद फायर वाली बात हो गई थी कि हमने क्योंकि डेट दिया था, नहीं तो ये होता कि हम सडनली आपको 15 अगस्त को कहते कि ये अब शो सितंबर 1 को नहीं आएगा, ये अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा। तो वो करने से अच्छा था कि हम कम से कम जो तैयार था, जो आपको दिखाने के लिए हम रेडी थे, वो आधा दिखा दें। और वो मतलब बड़े दिलचस्प मोड पर ये वॉल्यूम समाप्त होता है। तो वो मतलब है एक क्या है, वो साहिर साहब का शेर है ना, हसीन मोड पर मतलब हमने छोड़ दिया है इसको। हाँ, जिस अफसाने को अंजाम तक वो ना ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। कंटेंट को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, वो तीनों ही जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन है, उसमें एक एपिसोड आता है, लोग देखते हैं, रह नहीं पाते। आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करके इन दिनों सारे OTT और ज़्यादातर OTT कर रहे हैं, वो भी लोग अभी इंडियंस थोड़ा उससे एडजस्ट हो रहे हैं। एक सिंगल यूनिट के तौर पर आया करता था एक समय में, वो भी तो जो इंटरेस्टिंग होगा वो स्टैंड करेगा। एक सवाल मेरा फिल्म मेकिंग को लेके है। आपने एक बार कहा था कि सिनेमा इज़ नॉट अबाउट रिसोर्सेज, फिल्में हैं वो रिसोर्सेज से नहीं बनती है, और मेरा भी ये मानना रहा है, या मैंने जितना भी पढ़ा है कि सिनेमा है वो दिमाग से बनता है, पैसे से नहीं बनता है। लेकिन नए फिल्म मेकर्स होते हैं, उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं, कैसे बनाएं, बिग बजट ये वो। तो एक तो चूंकि आपने शाहिद बनाई तो उस समय बजट कुछ नहीं था, आपने बनाई और वो जब आई तो बहुत पसंद की गई। स्कैम दोनों भी हैं, तो अगर एक समय में इनके बारे में इमेजिन किया जाता तो बहुत लार्ज स्केल पे इसको माउंट करना पड़ेगा, ऐसा विचार आता और हम नहीं बना पाते। अभी हमने सक्सेसफुली बनाया और इतना मैसिव बजट नहीं है, लेकिन हमने बनाया है उसको ईमानदारी से और वो लोगों ने पसंद किया है। आप इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे कि सिनेमा है वो पैसे से नहीं दिमाग से बनता है? नहीं, वो मैं हमेशा मानता हूँ कि कहानी हम मतलब हिंदुस्तान खासकर मतलब हमारा देश जो है ना, हमारा कल्चर जो है वो कहानी के ट्रेडिशन से बड़ा हुआ है। मतलब चाहे हमारी नानी हो, हमारी दादी हो, चाहे हमारा थिएटर हो, चाहे हमारा फोक थिएटर हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे लीडर्स हो, चाहे हमारे मतलब मोहल्ले के यार दोस्त हो, सब एक दूसरे को कहानी कहते हैं और कहानी से हम लोगों को एंगेज करते हैं। अब इन कहानियों को कहने के लिए आपको एंगेजमेंट अलग तरीके से करना पड़ता है। सिनेमा भी वही है, एक एक्सटेंशन है। खासकर हमारी जो स्टोरी टेलिंग है वो एक एक्सटेंशन है, हमारी इतनी मतलब पुरानी ट्रेडिशन का एक्सटेंशन है। और मैं मानता हूँ कि आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है कि अगर मेरे पास इतने रिसोर्सेज है और ये कहानी कहनी है तो मैं कैसे कहूँगा। और आज तो मतलब हमारे पास तरीके और भी बढ़ गए ये सब करने का। अब जैसे मुझे हमेशा कहते थे कि भाई तुम 90s कैसे रिक्रिएट करोगे, स्कैम 1992 और अब मतलब 2003 में भी कैसे रिक्रिएट होगा। तो 1992 में हमने मतलब एक दिखा दिया, वो मतलब वो एक तरीके से बहुत ही मॉडरेटली बजटेड बड़ा शो था, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक ऐसी कहानी जो मतलब टेक्निकल थी,
नए एक्टर्स थे उसमें, तो उतना हमें रिसोर्सेज हमें दिए नहीं गए थे, लेकिन मुझे फ्रीडम दिया गया था कि कहानी को आप मतलब बेहतरीन तरीके से कहिए, कोई मतलब आपको किसी के इमेज को पैंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये एक्चुअली मैं हर फिल्म मेकर को ये कहता हूँ कि भाई आप कम रिसोर्सेज में अगर करोगे ना तो आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा आप बंध जाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर पड़ेगा उस पैसे को रिकवर करने का, चाहे फिल्म हो चाहे सीरीज़ हो, हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि देखो बहुत बड़ा है। तो ये तो अच्छा है कि आप उसका, और उसके अंदर मतलब अभी तो VFX से लेके इतने सारे तरीके हैं कि जिससे आप मतलब चीज़ें इंटेलिजेंटली कर सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं मानता हूँ कि कहानी पर है, आप करेक्टली आप कास्टिंग सही करिए, ईमानदारी से कास्टिंग करिए, राइटिंग पर खूब ध्यान दीजिए, और जो लिखा गया है उसको अच्छे से ईमानदारी से शूट करिए अच्छे एक्टर्स के सहारे। तो कहानी में मतलब जो बाकी कमियां है ना, पर लोग मतलब आपकी कहानी देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि वहाँ पीछे कितना बड़ा मतलब आपने मोहल्ला बनाया, कितने मतलब आपने कितनी गाड़ियाँ दौड़ाई, कितने पब्लिक को आपने बनाया, वो मतलब वो कहानी का हिस्सा होना चाहिए। तो स्कैम में भी जैसे आपने देखा था कि मतलब BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने दिखाया है, तो वो हमने 2 दिन की शूटिंग में सारा का सारा स्टॉक एक्सचेंज का काम कर लिया था। तो रिसोर्सेज हमने अच्छे से इस्तेमाल किया था, और वो मुश्किल नहीं है। ये क्या है, ये थोड़ा वो है, एक तरीके से डिफीटिस्ट एटीट्यूड है जो हम में आ गया है कि ये नहीं है तो होगा नहीं, और वो मैंने सीखा नहीं है। भाई अगर मैं ये कह देता तो 25 साल पहले ही मैं अपना मेरा करियर ख़त्म हो जाता, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। सही बात है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज बनाने वाले पीटर जैक्सन थे, उन्होंने टीनेजर थे तब उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बैड टेस्ट, घर के बैकयार्ड की चीज़ों को इकट्ठा करके। उसमें एक सीन होता है जिसमें एलियंस, वो कहानी होती है कि एलियंस अटैक करें पृथ्वी पे और क्या होता है, तो उसमें उनके घर को उड़ा के ले जाते हैं एलियंस जी। तो वो आप सीन देखो तो लगे कि वो इतना बड़ा घर कैसे इस लड़के ने उसको उड़ा के कैसे ले जा रहा है। तो उन्होंने छोटी सी कलाकृति बनाई थी, उसको ऐसे शूट किया कि वो एकदम रियल घर लगता है, धुआं उसमें से निकलता है। तो वो जो समझते हैं, तो जो बनाना चाहता है वो ब्रेन से और कम रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो यहाँ चाहिए, वो रिसोर्सेज जेब यहाँ नहीं, जेब जैसे शाहिद का जिस सीन की आप बहुत बात करते हैं, आपके करियर के सबसे अच्छे सीन्स में से कोर्ट रूम वाला जो सीन होता है, जो सबसे ऑथेंटिक सीन्स के मामले में, कोर्ट रूम सीन्स के मामले में मिसाल है, वो आपने किसी के गोदाम टाइप में फिल्माया था जी। उसमें मिनिमल आपने यूज़ किया था। इवन स्कैम फर्स्ट जो था उसमें भी ऐसा नहीं लगता है कि 90s का बॉम्बे है, उसके कुछ एक सीन्स डाल के समाव मैनेज किया, बहुत सारे ऐसा लगता है बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं, लगातार आ रहे हैं 90s के सीन्स। आप मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जो प्रोसेस है इस कैरेक्टर की तैयारी की। जैसे मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि फिजिकलिटी को कैसे अचीव करता है एक्टर। जैसे अभी मैं एक फिल्म देखा है गोल्डा, जो अभी लगी हुई है, गोल्डा मायर्स जो इजराइल की प्रधानमंत्री थी, कद्दावर नेता थी, उनका सीन ही खुलता फेस से। गोल्डा मायर की नाक बहुत मोटी है और चेहरा ऐसे लटका हुआ है, हेलन मिरन पतला फेस है उनका एकदम, नाक तीखी है, वो एकदम क्लोज से कैमरा चालू करता है और आप उसके ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो और वो एकदम रियल लगता है, तो क्लोजेस्ट गोल्डा मायर के कोई गया वैसा लगता है। तो आपको भी जब देखना, तो आपके जब 1 साल पहले कुछ स्टिल्स रिलीज किए गए थे तो उसमें आपका फेस राइट की तरफ मुड़ा हुआ है और तेलगी वाला लुक आ रहा था, तेलगी की एक फोटो के जैसा। तो मैं एक सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बायोग्राफीज या बायोपिक्स में फिजिकलिटी को मैक्सिमम अचीव किया जा सकता है? मोशन कैप्चर अब आ गया, उससे तो ऑलमोस्ट 100% हो सकता है। आपका फिल्म मेकर के तौर पे क्या मानना है? फिर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब प्रिपेयर किया तो फिर कितना अचीव करना था और आपके मन में उसको रिजेंबल करने को लेके क्या पैमाना था? मेरा मतलब एक ओपिनियन है कि फिजिकलिटी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना मतलब वो कैरेक्टर ज़रूरी है जी। कैरेक्टर को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है जी। उसकी मतलब प्रोसेस को, उस कैरेक्टर के इंटरनल जर्नी को लोगों तक पहुंचाना। तो वो मैं कैरिकेचर, वो क्या हो जाता है, आप अगर नकल उतारते हो, मेरे लिए वो कैरिकेचर हो जाता है। आप अगर दिखते हो उस कैरेक्टर जैसे, आप अगर थोड़ी बहुत फिजिकलिटी अपना लेते हो तो वो अच्छा है, वो ऐड करता है आपके कैरेक्टर को, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सटर्नल नहीं लगनी चाहिए। मेरा बस एक ही है, मेरी एक ही थियरी है। तो हर्षद मेहता, प्रतीक हर्षद मेहता जैसा बिल्कुल नहीं लगा। गगन
अब्दुल करीम तेलगी जैसा बहुत लगा, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या थी कि दोनों ने उस कैरेक्टर को एक तरीके से इंटरनलाइज किया, उसकी मिमिक्री नहीं की है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहा है इन कैरेक्टर्स को। भाई आवाज़ बदलने से या नकली नाक लगाने से कैरेक्टर नहीं बनता है। ये तो मैं एक चीज़ के एकदम खिलाफ, काफ़ी खिलाफ हूँ, वो है प्रोस्थेटिक्स की। बहुत सारे मतलब ना कि एक आपकी जो अपनी बॉडी है, वो बॉडी जितनी मतलब सही दिखे, सही मायने में मतलब आपकी बॉडी जो काम कर रही है उस कैरेक्टर पे, जो काम आपने किया है, वो जितना दिखे वो उतना ही लोगों को जेन्युइन लगेगा। तो वो कोशिश रहती है। तो मैं एक्टर्स के साथ वही एक बात होती है कि जेन्युइन रखो इसको, कि बाकी मतलब फिजिकलिटी वगैरह ना उसमें मतलब वो ट्रैप है, वो ट्रैप भी है और एडवांटेज भी है। गगन के केस में मतलब वो एक एडवांटेज भी बन गया था कि उसने उतनी फिजिकलिटी उस लेवल तक उसने अपनाई थी। जी, आप बताएं। हाँ बिल्कुल, मतलब सर ने मुझे पहले ही ब्रीफ दे दिया था कि तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम्हें तेलगी को कॉपी करना है या उनके हाव भाव को कॉपी करना है या उनके मुस्कुराने के ढंग को कॉपी करना है या बोलने के ढंग को कॉपी करना है। तुम उसके इंटेंट को समझो। वो इंसान, वो स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ से आया है, वो क्यों कर रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, और अगर वो रीजंस पे तुम बिलीव करोगे तो तुम उसको एक लाइफ दोगे। तो वो ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर के लिए थी। लेकिन एज एन एक्टर आप लालची होते हैं। आपको बायोपिक का जब नाम सुनते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ मैं फिजिकली भी कुछ ऐसा कर दूं या अपनी बॉडी को भी वैसा कर दूं कि लोगों को लगेगा ये तो रियल बन गया। और हमने सुने हुए हैं ऐसे नाम बड़े बड़े एक्टर्स के जिन्होंने ऐसा किया है पहले। तो मेरा आइडिया, मैंने शुरू किया थिएटर में, हमारे एक एक्सरसाइज होती है कि आप इस कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसे 50 चीज़ें लिखिए, अपने दिमाग में बनाइए जो शायद स्क्रिप्ट में नहीं लिखी है। तो जैसे मैं अगर सोचने जाऊं कि क्या है, क्या उसकी बात है, तो मेरे दिमाग में आता है माइंड, शार्प माइंड। अब जब शार्प माइंड के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैंने फटाफट लिख दिया, तो अब मैं वैसे ही बिहेव करने लगता हूँ। सेट पे भी अगर मैं रहता हूँ तो मैं हर चीज़ पे ध्यान रखता हूँ कि मैं कितना शार्प हो सकता हूँ, कि उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी होगी कि वो इतना शार्प है, कि वो उसने सारे सिस्टम को कैसे समझा कि क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़। जैसे उसमें डायलॉग भी है, वो कहता है कि कभी तो नदी में गया है, तालाब पानी में गया है कभी, तो जब तो वहाँ पे पेशाब करता है तो पेशाब कभी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि पेशाब पानी में घुल जाता है। अब करण व्यास ने जब ये डायलॉग हमको दे दिया है तो इसका मतलब ये मुझे इसके आसपास वो कहानी बुननी है कि ये मैंने सोचा है। ये करण व्यास ने तो लिख दिया है लेकिन सोचा मैंने है। तो फिर जब आगे बढ़ता है, उसकी क्या भूख है, उसको क्या चाहिए, उसके पास क्या नहीं था, तो मेरे दिमाग में आती है पावर, मनी। पावरफुल मैं कैसे बनूंगा अपने दिमाग में, मैं कौन सी पावर यूज़ करूंगा। तो ओके, मैं इस प्ले का, इस स्कैम का लीड एक्टर हूँ, ये मेरी पावर है। तो उस पावर को हम उस तरह से उसको रिलेट करके हम यूज़ करते हैं। एंड देन यू मिक्स दीज काइंड ऑफ 50 पॉइंट्स, और जितने भी आपके दिमाग में आते हैं उनको आप, मैंने फिजिकल उसके जो भी फोटोज़ देखी कि कुछ जगह पे उसका हाथ कैसा है या चलने का ढंग कैसा है, ऐसा इमेजिन करके उनको स्टिच करके जब मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बनाई, उसकी स्माइल कैसी है, वो सोचता रहता होगा तो उसकी आंखें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं, तो चलती रहती हैं उसकी आंखें कुछ ना कुछ करते। तो जितना भी मुझसे हो सका था मैंने करके जब सर को दिखाया, सर ने अप्रूव किया कि हाँ ये नेचुरल भी लग रहा है, इसका इंटेंट भी क्लियर हो रहा है, और ये जो है वो कैरिकेचरिश नहीं लग रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें। फिर जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो उसको, उतना ही वो आपके लिए नेचुरल होता जाता है। एंड दैट्स वेयर थिएटर हेल्प मी, कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन घर में मैं जब अपने को एक्टर के साथ जब मैं डायलॉग्स प्रैक्टिस करता था तो मैं चल के उसको वैसे ही करता था, उससे रिदम मिलती थी। तो फिर मैंने वही बताया और सर ने जब एक्सेप्ट कर लिया। वॉइस पे भी, जैसे वॉइस का पिच, अभी ये सारी चीज़ें कैरिकेचरिश हो सकती है। बिल्कुल, आप वॉइस का पिच पकड़ते हो तो आपके नेचुरल पिच से आपने अलग वॉइस लिया तो वो नकली भी लगता है। अगर अभी मैं आपसे अलग पिच में बात करने लगूँ तो आपको लगेगा मिमिक्री कर रहा है। तो वो जो एक लाइन है ना, थिन लाइन, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे प्रतीक ने भी पूछा था कि मैंने देखा था हर्षद को, वो टेढ़ा हंसता है, उसकी स्माइल जो है टेढ़ी है, तो ऐसे स्माइल करता है। बोला ऐसा रखूँगा मैं। बोला वो अगर तुम्हारी बॉडी का हिस्सा बन जाए तो ठीक है, अगर बाहर का लगेगा ना मुझे तो मैं कहूँगा मत करना।
कि वो कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे कि आपने लगाई है, पेस्ट की हुई है आप पे। आवाज़, मैनरिज्म, वो आपका हिस्सा लगना चाहिए। तो वो मतलब है, वो जजमेंट कॉल होता है, आपको लगता है कि हाँ इनका हिस्सा है। जैसे हर्षद बहुत फैंसी इंग्लिश बोलते थे, सीरीज में उन्होंने उस चीज़ को वैसे नहीं लिया है, उसमें वो थोड़ा गुजराती और वो इंग्लिश भी, मतलब जब वो सिटी बैंक को टेक ऑन करते हैं, जब वो जाता है, जब वो जेपीसी में बैठता है हर्षद, तो मतलब वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। मतलब वो एक धारणा है कि अंग्रेज़ी सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट में ही सही होती है, तो वो मैं हमेशा तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि हर एक्सेंट में, हर देश में अंग्रेज़ी बोली जाती है, लेकिन हमारे तरीके से बोली जाती है, हमारे एक्सेंट के साथ। वो सिर्फ वो एक्सेंट, ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि ब्रिटिश एक्सेंट इज़ द करेक्ट इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश इज़ द करेक्ट इंग्लिश, सबकी इंग्लिश करेक्ट है जब तक इट्स फाइनली तो कम्युनिकेशन का जरिया है। तो वो मतलब उस पर बहुत, इसलिए मैं एक्सेंट पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही। मैं वो सवाल जो मैंने पूछा था कि कितना क्लोज उसको अचीव किया जा सकता, तो उससे एक क्वेश्चन आपने आंसर भी दे दिया। जैसे एक किंवदंती कही जाती चार्ली चैपलिन के बारे में कि एक बार प्रतियोगिता हो रही थी कि उनकी सबसे बेस्ट मिमिक्री कौन कर सकता है, उनके जैसा का जैसा कौन लग सकता है। तो बहुत सारे लोग आए, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें खुद चैपलिन ने पार्टिसिपेट किया और वो हार गए। तो वो अचीवेबिलिटी की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप वैसे भी आप भी अपना रोल प्ले करें, तो आप आज वाले हंसल मेहता कल अगर शूट कर रहे हैं तो वो रिप्लेस कर नहीं सकते कल वाले। बिल्कुल। आप देखिए ना, मतलब वो राज कपूर ने ट्रैम्प का अपना एक एडेप्टेशन बनाया, लेकिन उन्होंने अपना एक अपने आप को उसमें, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कॉपी किया, बहुत सारी चीज़ें उस ट्रैम्प की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब हमारे एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को हमारी ऑथेंटिक कहानियों में उन्होंने ढाल दिया था। एंड वो ऐसे वक्त में जहाँ मतलब ना थिएटर्स में ज़्यादा फिल्में आती थी बाहर से, ना टीवी था, ना डीवीडीज, ना स्ट्रीमिंग, ना कुछ था। तो वो मतलब वो चार्ली चैपलिन का वो एक जो चैपलिनेस्क जो एक सोशल कमेंट्री जो थी, वो हमारे सिनेमा में उन्होंने अडेप्ट किया उनको, लेकिन उसको इंटरनलाइज किया। वो फेक नहीं था। मतलब कितने लोगों ने चार्ली चैपलिन, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है चार्ली चैंपियन करके, तो इम्पोस्टर्स है चार्ली चैपलिन के दुनिया भर के, उस पर डॉक्यूमेंट्री है। सो मतलब हज़ारों इम्पोस्टर्स है, लेकिन उनमें से कोई बड़ा एक्टर नहीं बना, उनमें कोई नहीं बना। मतलब शायद राज कपूर एक मात्र है जिन्होंने मतलब वो ट्रैम्प को उन्होंने हमारे कल्चर का एक हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। एक ऐसे जब आप बायोपिक कर रहे हैं, फिजिकलिटी अचीव कर रहे हैं, तो सबसे एक्टर्स लोगों के लिए बड़ा एक कहते हैं ना कि छटपटाहट वाली चीज़ होती है कि आपको वज़न बढ़ाना है, घटाना है, मतलब कहते हैं ना। तो ये एक तो मैं जानना आपसे चाहूँगा कि कितना टफ था। जैसे इसमें शायद आपकी जो तोंद है थोड़ा प्रोस्थेटिक है और काफ़ी बड़ा है, या पूरी की पूरी प्रोस्थेटिक पूरा का पूरा बढ़ाया आपने? अभी इन्होंने कहा ना कि इनको प्रोस्थेटिक से पसंद नहीं है, तो कुछ भी प्रोस्थेटिक नहीं था। ये सब जो है अंदर गुलाब जामुन और रसगुल्ले भरे हुए हैं। मैं प्रिज्यूम नहीं करना चाहता था, फिर मैंने सेफ खेलते हुए मैंने कहा प्रोस्थेटिक शायद हो सकता है हो। कुछ प्रोस्थेटिक नहीं था। तो फिर तो ऐसे में बड़ी मतलब ये कितना टफ है कि किसी फिल्म में आपको एकदम स्लिम हो जाना है, तो शरीर है, कोई चुटकी बजाती तो होता नहीं है। हाँ, मतलब पूरा प्रोसेस उसको आप समझाएं कैसा रहा, कठिन, मुश्किल? बहुत कुछ इसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों का भी हाथ है, बहुत सारे मतलब जैसे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट प्रतीक फिट क्रू के, उन्होंने मेरे लिए पूरा एक प्लान बनाया था। वो थोड़े लेटर स्टेज में जुड़े थे। पहले तो सर ने जब मुझे कहा कि तुम ना अब वज़न बढ़ाना शुरू कर दो, तो सर के हिसाब से 10-11 किलो का इनका टारगेट था कि शायद 10-11 किलो में मैं आसपास लगूंगा। तुषार ने बढ़ा दिया। हाँ, तुषार हीरानंदानी जब आए तो उन्होंने कहा कि वो तो डर गए मुझे देख के, कहते कि ये तो कहीं आसपास भी नहीं है। और वो खुद भी थोड़े से मतलब अपने उसमें हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला इतना 10-11 किलो मैं अपने लेवल पे बढ़ा सकता हूँ कि चलो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, अपना थोड़ा खाना ज़्यादा कर लिया, चावल ज़्यादा खा लिए, जो भी चीज़ें कार्ब्स देती हैं या फैट सेल्स को बढ़ाती हैं।
लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ाना था तो मैंने उनसे खुद ही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इससे ज़्यादा शायद मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद गलत सलत खाने लग जाऊंगा, तो मुझे आप एक न्यूट्रिशनिस्ट दे दो जो बता दे मुझे क्या करना है। तो उन्होंने पूरा मेरा चार्ट बनाया था, मुझे सुबह कितने अंडों का ऑमलेट खाना है, कभी पनीर की भुर्जी खानी है, 5-5 अंडे 5-5 इसका वो खा रहा था मैं, साथ में 4-4 टोस्ट बटर लगा के खाने होते थे। फिर एक शेक होता था जिसके अंदर बहुत सारा बादाम और खजूर और ओट्स और आइसक्रीम और ये सब होता था। दोपहर का खाना होता था जिसमें 4 रोटी 2 प्लेट चावल, इतनी दाल, इतनी सब्जी होनी है, फिर वो शेक शाम को पीना होता है। फिर रात का खाना और फिर रात को 5-5 रसगुल्ले, ये सब करना होता था। तो जब मैं नहीं कर पाता था तो अगर कुछ कम भी लग रहा होता था तो फिर दूसरी चीज़ें अपनानी पड़ती थी कि चलो यार आज थोड़ा बियर पी के थोड़ा सा स्वेलिंग लेके आते हैं चेहरे के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मिक्स मैच करते हुए मैं वहाँ तक पहुँचा। वजन कितना था आपका? 70, मैं हमेशा 76, 77, 78 के आसपास रहा हूँ, आगे पीछे होता रहता है। तो वहाँ से मैं 96 पे लेके गया था, 95, 96 शूट के दौरान। तो अब मैं आई थिंक अराउंड 80s में कहीं घूम रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरू से लेकर अब तक आपने जिन प्रमुख अभिनेता अभिनेत्रियों को लिया है, तो 2 चीज़ें, एक तो उनमें ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने जिज्ञासा जगाई कि यार ये अटक गई बात, इस पे अटक गया हूँ मैं, और आश्वस्त किया कि ये कर लेगा। जैसे शुरू अगर करें मनोज वाजपेयी से, तो आप इन शॉर्ट में अगर बता सकें, 5-7 मैं नाम लेता हूँ, मनोज वाजपेयी, दिल पे मतले यार, अलीगढ़, उनमें क्या ऐसी चीज़ थी जिस पे आप रुके कि ये अटक गया हूँ मैं इस पे, जिज्ञासा जगा दी इसने मुझे? पता नहीं, आप देखिए, आप क्या होता है कि आप एक कहानी के साथ रहते हो, वो आप उस कहानी को जीते हो, उस कहानी के कैरेक्टर्स को आप जीने लगते हो, तो आपको जब एक्टर दिख जाता है ना, तो उस कहानी में एक चेहरा दिखने लगता है। वो दिखता है कि अच्छा ये अब मतलब आपके सीन सडनली जब जब आप सोने लगते हो तो आपके वो हाफ कॉन्शियसनेस में, सेमी कॉन्शियसनेस में आपको सडनली उस एक्टर का चेहरा दिखने लगता है। और ये मतलब कोई बहुत मिस्टिकल प्रोसेस नहीं है, ये होने लगता है। तो ये जब होता है तो आपको पता है कि वो ऑब्सेशन हो जाता है कि नहीं यही है। तो इनफैक्ट जब नहीं होता है ना, तब बड़ा मतलब, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर एक्टर दिखता था और मैंने उनको कहा, उन्होंने मना कर दिया, तो फिल्म मैंने वो कहानी बनी नहीं, या तो मतलब वो बहुत साल बाद रिकैलिब्रेट करके बनानी पड़ी मुझे। तो वो कई बार हुआ है। जैसे अलीगढ़ में मनोज के पास में पहले, मतलब मैं मुकेश छाबड़ा के साथ जब बैठा था, मैंने कहा यार गोविंदा से बात करते हैं। तो उसने कहा कि देखते हैं, तो पता नहीं वो क्या हुआ, हो नहीं पाया। और मुकेश ने कहा कि मनोज भैया से बात करते हैं। प्रोफेसर सीरस के रोल प्रोफेसर सीरस को के कंसीडर कर रहे थे, सोच रहे थे, मतलब एक वो था। हम लोग मुकेश छाबड़ा के साथ जब बैठते हैं ना हम लोग, मतलब वो भी एक कमाल है। वो क्या है, जब से मुकेश आया है मेरी ज़िंदगी में, ये 13 साल से, सिंस शाहिद, तो वो उसने मुझे एक ओपन थिंकिंग की तरफ लेकर गया है वो। तो शाहिद में भी मतलब जब कहानी के साथ बैठा था, तो वही एक जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है ना, कि ये इसमें कौन सा स्टार आएगा, कि किसके ज़रिए हमें पैसे मिलेंगे, कैसे फिल्म बनेगी, प्रोजेक्ट बन रहा था। और मतलब कई महीने निकल गए, वो तो कोई मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहता था, कोई भी एक्टर स्टार मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था। और मुकेश छाबड़ा आया, उसने बोला अरे आप ये सब क्या सोच रहे हो, उसने मतलब चालू कर दिया, ये राजकुमार करके है, आप मिलिए उसको। तो वो जो एक प्रोसेस था ना, कि जब राजकुमार मिलने आया, वो मीटिंग में, मतलब मैंने देखा भी नहीं था उसका काम, लव सेक्स और धोखा किया था उसने, मुझे वो फिल्म याद ही नहीं थी बिल्कुल। उसका वो इतना कैरेक्टर में घुला हुआ था कि मुझे पता था सेकंड फिल्म में था, लेकिन उसका चेहरा मतलब वो कैरेक्टर के साथ इतना मिक्स हो गया था कि जब मिला तो मुझे अलग आदमी लगा। लेकिन उसके साथ इतना जुड़ गया मैं, राज के साथ 10 मिनट के अंदर। और मैंने उसको 10 मिनट में कह दिया कि राज तू ही कर रहा है, अब मैं प्रोड्यूसर को कैसे कन्विंस करूँगा वो अलग बात है, लेकिन शाहिद तू ही है। तो वो एक आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। और वो क्योंकि काम भी किया, वो उस इंस्टिंक्ट ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। हम दोनों को नेशनल अवार्ड मिला उस वक्त। तो वो मैं अभी वो इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करने लगा हूँ। मनोज हो, प्रतीक हो, गगन हो, वो इंस्टिंक्ट के, मैंने सूटेबल बॉय देखी थी, और मतलब मानोगे नहीं, उसमें सब ईशान खट्टर, टब्बू,
और मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब प्रमोशन भी बहुत हो रहा था कि ईशान है, टब्बू है, रसिका है, रणदीप हुडा है, तान्या शाहाना मानिक है, तला जो मेन लीड कर रही थी, तान्या तान्या मानिक ताला, वो है, मतलब इतने सारे लोग हैं। और उसमें मतलब मुझे गगन दिखे। तो मैं, और मुझे याद है वो एक सीन है जहाँ मतलब वो लोग डिनर करने बैठे हैं, हाँ सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना है हाँ गगन ने। वो सीन देखा मैंने, उसमें ज़्यादा बोला नहीं है गगन, हाँ, थोड़ा सा डायलॉग, मतलब हाँ, अपसेट होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें मतलब मैंने मुकेश को फ़ोन किया कि यार ये बंदा है, नाम भी नहीं पता था मुझे, बोला एक बंदा है यार वो इसमें सूटेबल बॉय में। तो मुकेश बोला कौन है, तो उसने, मुकेश ने फिर शो देखा, बोला हाँ गगन है, थिएटर करता है। हाँ, उन्होंने उससे पहले मेरे 1-2 ऑडिशन लिए हुए थे बहुत पहले। बोला ये थिएटर करता है, अतुल कुमार के शोज़ करता है। और वहाँ मतलब वो इंस्टिंक्ट था। और मतलब देखो रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रतीक को मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने रॉन्ग साइड राजू बाद में देखी, मैंने फिल्म नहीं देखी थी। मुझे मुकेश ने 3 एक्टर के फ़ोटो दिए थे, मैंने बोला यार ये सही लग रहा है प्रतीक। तो मुझे पता था कि प्रतीक महात्मा गांधी का किरदार स्टेज पे सोलो एक्ट करता था गुजराती में, तो मुझे इतना पता था, बाकी मैंने देखा नहीं था उतना डेप्थ में काम, लेकिन वो इंस्टिंक्ट था, हो गया। तो ये मेरा मानना है कि हम अपनी सोच को लिमिट करते। हमारे देश में मतलब कलाकार और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है कि दोनों को ना, मैं ज़रिया हूँ एक तरीके से, कि एक कहानी है और उसमें मतलब मैं ऐसे कलाकारों को उसमें ला सकता हूँ, ये मतलब मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि दुनिया देखती है कि भाई इतना टैलेंट है हमारे देश में, हमारे भीतर, और हम मतलब इतने लिमिटेड है कि मतलब 3 या 4 लोगों में सारी कहानियों को कहने की कोशिश करते हैं। सोन चिड़िया का मुझे इनका एक सीन याद है जिसमें वो छत पे लेटे होते हैं डाकू लोग, डकैत लोग, डाकू तो नहीं बोलते, तो उसमें एक पूछता है कि भी सरेंडर करें तो जेल में ये तो मिलेगा ना, मटन तो मिलेगा। तो बोलता है मुर्गा मटन मिलेगा, जेलर अपनी लड़की को भी भेजेगा। तो कहता है मजाक कर रहे हो कि शुरू किसने किया था। तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है उन सीन्स में, बड़ा मुश्किल, कई बार रिप्ले बहुत पतले थे वो। मैंने कहा ये हैं भी कि नहीं, मैं अश्योर नहीं था उस चीज़ को लेके। और आप मानोगे नहीं, स्कैम सीजन 1 में इन्होंने ऑडिशन किया था सीतारमन के रोल के लिए, जैमिनी पाठक ने जो रोल किया उसके लिए ऑडिशन किया था, फाइनल हो गए थे, फिर वो सूटेबल बॉय की शूटिंग में चले गए, तो जैमिनी पाठक ने ऑडिशन किया था, उनको हमने कास्ट किया, उनकी वजह से मुझे ये मिल गया। हाँ, और आज जैमिनी की वजह से गगन यहाँ है। लिंगो बिल्कुल अलग है। जैमिनी को थैंक यू बोल देना चाहिए। मैंने उस रात को 3 बार चीयर्स किया उनके साथ लॉन्च पार्टी में। इनके लिंगो बड़े अलग हैं। सोन चिड़िया में बिल्कुल वहाँ का अंचल चंबल का, और इसमें बिल्कुल बुंदेली के आसपास बिल्कुल था। और अग्रेसिवनेस जो होती है उसकी बॉडी में, और एक रॉनेस होती है, बिल्कुल अलग था इसमें। मैं 2 क्रिटिकल सवाल पूछना चाहूँगा सीरीज़ को लेके। एक तो ये कि जैसे मधुसूदन मिश्रा का जो कैरेक्टर होता है, वो इतना कट्टर ईमानदार आदमी है, उसको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, ऐसे में उसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल रह जाता है कि क्या यार, मतलब हमने जबरन ऐसा आगे लेके चलेगी कि हाँ वो हो गया है, क्योंकि ऐसा आदमी कैसे कन्वर्ट हो सकता है, चाहे आप कोई भी लॉजिक दो, क्योंकि उसको 20 बरस किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही, अब अगर उसको पैसा मिल रहा है, नई चीज़ें मिल रही है, तो उससे खुश कैसे हो सकता है? 20 साल तो उसको। देखिए ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सब मतलब इस लालच के मरीज़ हैं, हम डिनाई करते हैं इस चीज़ को। एक तो वो है, ह्यूमन नेचर है। दूसरा ये था कि ये कहानी ना मधुसूदन मिश्रा की नहीं है, तेलगी की भी नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की है, जो मतलब एक आदमी ने देखा कि भाई इंसान जो है ना, उसमें लालच जो है, उस लालच का इस्तेमाल करके मतलब उसने पूरे देश की मतलब अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी कहानी थी, एक सिस्टेमिक रॉट की, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है गंदा है। कि तो एक तरीके से ना करप्शन को हमने एक रूप दिया है कि हर तरह का आदमी करप्टिबल है। कि वो आप सोचते हो कि मिनिस्टर इतने आसानी से पैसे क्यों ले लेता है, क्योंकि ये सिस्टम वो एक तरीके ऑलमोस्ट मतलब आप सोचो तो सेटायर है, सिस्टम पर एक सेटायर है कि ये जाता है सूटकेस लेकर और लोग मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा कटाक्ष हमारे सिस्टम पर है, और वो मतलब उतने समय में कैसे हम करें। तो मधुसूदन मिश्रा वो आदमी है जिसको आप सोचो कभी तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो भी टूटता है। और मतलब ये हमारे इतिहास में
इतिहास गवाह है, मतलब बड़े से बड़े आदमी जिसको आप समझते हो कि ये तो नहीं कर सकते, वो भी मतलब कभी ना कभी लालच के मरीज हुए। वो बहुत, मुझे वो लाइन बहुत मतलब कन्विंसिंग लगती है जब वो कहता है कि आप उसको प्रमोशन ही नहीं मिला इतने सालों से, और जिस सिस्टम ने आपकी काबिलियत नहीं समझी वो मैंने समझ ली। Exactly. जो इतने सालों में नहीं समझी, मैंने काबिलियत समझ ली कि आपको तो उधर होना चाहिए, आप इधर क्या कर रहे हो। Exactly. और वही उसको इनकैच करता है और यही, और ये करप्शन यही है कि मतलब आप वो करप्ट क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और वही करप्ट सिस्टम ने जब पहचाना कि भाई इसको बस यही चाहिए था, वो डेप्यूटी मैनेजर से जनरल मैनेजर बनना चाहता है, और उस नीड को देखिए, हम क्या करते हैं, हर आदमी एक नीड को सेटिस्फाई करता है। उसको क्या पैसों की इतनी ज़रूरत थी? नहीं, उसको मतलब ना उस ओहदे की ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को अब्दुल करीम तेलगी आदमी की ज़रूरत बहुत जल्दी समझ लेता था और उस ज़रूरत का फ़ायदा उठाता था। और तो कहानी उस पर है, मतलब उस पर नहीं है कि अच्छा कैसे किया, उसको तोड़ने में 3 एपिसोड लग जाते, फिर भी आप कन्विंस नहीं होते। तो उद्देश्य कन्विंस करने का नहीं था, उद्देश्य ये था कि हर आदमी, मतलब ये देश में मतलब अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि हर आदमी ने अपनी कीमत बना दी है। मेरी, आपकी, हम सब की कीमत हो गई। मतलब आप देखिए ना, मतलब हमको लगता था कि मतलब 4th एस्टेट कैसे हिलेगा, आज देखिए ना क्या मुश्किल था। मतलब वो एक दिन लगा इसको यहाँ से वहाँ पलटने में ना, यही है वो। और ये हमारा देश है। लार्जली आपका मैसेज सही है लेकिन फिर भी आप मानते हैं होप है? कुछ तो लोग हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते रियल लाइफ में, आपको होप है? जैसे समर प्रताप शूल में होता है, वो नहीं बदलता है लास्ट तक। मतलब मैं समर प्रताप को ढूंढता रहता हूँ। हम सब समर प्रताप को ढूंढते हैं। हम सब समर प्रताप को ढूंढते हैं। इसलिए मतलब आप देखो एक्टिंग स्कूल में ना और ऑडिशंस में जो सेल्फ ऑडिशंस होते हैं उसमें सब लोग समर प्रताप का स्पीच बोलते हैं। सबसे मतलब नंबर 1 पे वो स्पीच आता है। मतलब जो 90s के बाद जितने एक्टर्स आए, राजकुमार से लेके जितने एक्टर्स हैं, सब ने मतलब ना अपने टेस्ट में कहीं ना कहीं समर प्रताप की स्पीच को बोला है। वो क्यों किया है? वो मतलब सेम जो मतलब अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन का एक जो रूप है ना, मतलब हर मोड़ पे आप जवान में भी देखो तो कहीं ना कहीं मतलब हम सब ना वो ढूंढ रहे एक आदमी जो मतलब इस व्यवस्था को बदल दे। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत आइडियल है, बहुत आइडियलिस्टिक है। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई पैदा हो। मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ वो, अपनी कहानियों के ज़रिए मैं समर प्रताप बनूँ, अपनी कहानियों के ज़रिए मतलब ये बातें आपको कहूँ। लेकिन वो कहने के तरीके अलग होते हैं। मतलब कभी थोड़ा सटायर होता है, कभी उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है, कभी कभी उसमें सच्चाई होती है। तो सबका कॉम्बिनेशन है। ये कहानी जो स्कैम 2003 एक्चुअली सबसे ज़्यादा सटायरिकल है उस मामले में। मतलब ना आप थोड़ा सा उन चीज़ों को, वो जिस तरह से लोगों को करप्ट करता है ना, उसमें एक मतलब हल्का सा सटायर है। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट आपको कहती है कि मैंने देखो तुमको फंसा दिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। आप सही कह रहे हैं। सटायर के अगर तरीके से देखें तो समझ में आती चीज़ें और अच्छे से। एक दूसरा और लास्ट क्रिटिकल सवाल मेरा ये फिल्म सीरीज़ को लेके है कि जैसे सुबह भी मैं आ रहा था तो कोई मुझे मिले तो मैंने उनका, आप बताया आपसे बात होगी दिन में, तो कहा उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना कि इस सीरीज़ के किरदार या स्कैम फर्स्ट के भी किरदार है वो बुरे हैं या अच्छे हैं? क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट लास्ट तक जाते जाते हम उसका चीयर भी कर रहे हैं, हम उसकी जर्नी में उसको हाँ ठीक है और आगे चलो हम देखना चाहते हैं, ये भी करो, ऑलमोस्ट खुश हो रहे होते हैं, एंटरटेन होते हैं, चीयर हो रहे होते हैं। वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनको कैसे डिफाइन करें, हम कैसे लें? इंसान है वो। देखिए अच्छे बुरे तो हम सब हैं, हम सब में है वो। हम सब के अंदर एक तेलगी भी है, हम सब के अंदर एक मोहनदास करमचंद गांधी भी है, हम सब में नेहरू है, हम सब में मोदी है, हम सब में सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि हमें मतलब इंसान हर चीज़ों का मतलब वो गलती सही गलत का मतलब एक वो है, एक पूरी तरह से मतलब कंप्लीट बीइंग होता है। दैट इज़ ह्यूमन, दैट इज़। तो मैं सोचता हूँ कि उसको ह्यूमन बीइंग की तरह आप मतलब अप्रोच करो, अच्छा बुरा जो भी करता है वो, कि उसको ह्यूमनाइज करने वाली बात है कि ईविल को ना ईविल की तरह देखोगे वन डायमेंशनल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। मतलब क्या है आज की डेट में जो विलेंस आपको 60s 70s में 70s 80s की फिल्म्स में दिखते थे,
वो अभी कन्विंसिंग नहीं लगते, अभी अच्छे नहीं लगते। लोग कहते हैं यार विलन मज़ेदार नहीं है। कि विलन आप चाहते हो कि विलन को आप ज़्यादा ह्यूमन रूप दो, तो ये मेरे लिए ना विलन है ना हीरो है। वो एक आदमी है जिसने मतलब जिसका दिमाग अच्छी चीज़ों में, अच्छे कार्य में इस्तेमाल हो सकता था, वो गलत रास्ते पे चला गया। उसके कई कारण हैं, तो आप कारण को देखने की कोशिश कीजिए। क्या मतलब वो खानापुर से, क्या आज इस देश में एक आदमी खानापुर से बम्बई आके इतने पैसे कमा सकता है? क्या उसके लिए हमने वैसी व्यवस्था की है? क्या उसके पास वैसे अपॉर्चुनिटीज़ है? सवाल है, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। तो मैं अब्दुल करीम तेलगी, हर्षद मेहता के ज़रिए आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये कैरेक्टर्स जो करते हैं, क्या हम समाज के तौर पर उनको मजबूर करते ये करने के लिए? क्या वो मजबूर हो जाते? क्योंकि हर आदमी को एम्बिशन होता है। क्या एम्बिशन होना, एम्बिशियस होना कुछ ही लोगों का सौभाग्य है? क्या हर इंसान इस देश का एम्बिशियस नहीं हो सकता? और क्या एम्बिशन को निभाने के लिए क्या उसे अब्दुल करीम तेलगी बनना पड़ेगा? क्या उसको हर्षद मेहता बनना पड़ेगा? ये सवाल, मतलब ये बड़ा सवाल है। और वो पूछिए मुझे ये मत पूछिए कि अच्छा बुरा है। मतलब अच्छा बुरा तो हम मतलब अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में, ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी आप देखिए, मतलब ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग मतलब करप्शन में पकड़े जाते हैं। क्यों? सही है। आपने एक कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी 12वीं फिल्म तब कुछ बन रही थी, आपने कहा ये मेरी 12वीं फिल्म है और मैंने पाथ ब्रेकिंग सिनेमा नहीं बनाया, लेकिन बहुत सी डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई की है। आप जब इस फील्ड में आए, आपको सिनेमा का पैशन था, तो आप कैसा बनाना चाहते थे और क्या वैसा आप कर पा रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ जो मुझे, मतलब मैं तो कहानी कहना चाहता हूँ जी। तो हर मोड पर जब मुझे कहानी कहने का मौका मिलता है, मैं तो बस बहुत ही मतलब एक ग्रेटिट्यूड से भरा रहता हूँ कि मतलब मुझे और एक मौका मिल गया। मैं तो रोज़ सोचता हूँ कि भाई मेरे जैसे मीडियोकर आदमी को इतना काम कैसे मिलता है जी। और क्यों मिलता है। तो मैं उसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि हर इंसान, मतलब हम सब के पास एक कहानी है, मुझे उस कहानी को इतने लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कि जितने कहानीकार हैं ना, जितने लोग, जितने डायरेक्टर्स हैं, सब मीडियोकर है। हमारा ऑडियंस है जो हमें महान बनाता है, जो हमें गिराता है, क्योंकि हमारी कहानियाँ उनसे या तो कनेक्ट होती है या तो नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। आप ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स बताएंगे, क्लोज करते हैं, आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स कौन सी है? सीरीज, फिल्म्स? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। जो जैसे आज अगर बैठो आप सोचो मैं देखना चाहूँगा और देख के मुझे खुशी होगी या मेरे को ये मूव करेगी, या हर मोड पर क्या है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है कि मैंने मतलब कुछ ही महीने पहले जॉयलैंड देखी थी, मुझे कई दिनों तक उस फिल्म ने प्रभावित किया। तो वो, लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे अब मैं आज फिल्म मेकर हूँ, तो क्रिस्टोफ किस्लोवस्की करके फिल्म मेकर है, उनकी फिल्म ब्लू मैंने देखी थी कई साल पहले, और शायद उस फिल्म ने मुझे परिवर्तित किया, उसने मुझे आज फिल्म मेकर बनाया, उस फिल्म ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। और मैं आज तक वैसी फिल्म नहीं बना पाया, लेकिन वो फिल्म मेरी प्रेरणा है। मैंने सत्यजीत रे की झोलसागर, वो मतलब शायद मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है उनकी, रे की फिल्मों में और मतलब हिंदुस्तानी फिल्मों में। झोलसागर और मेघे ढाका तारा, ऋतिक घटक की, ये दोनों मतलब मेरी बहुत ही प्रिय फिल्म है। लेकिन मैं वैसी फिल्म नहीं बना पाया हूँ। तो वो कुछ चीज़ आपको प्रेरित करती है और आपको एक दूसरा रास्ता देती है कि आप मतलब ये फिल्में देखकर आप अपना रास्ता चुनते हो। जी। सीरीज़ कोई अगर बताना चाहें रिसेंट टाइम में कि सीरीज़ बहुत सारी, मतलब मैंने मैडमैन करके सीरीज़ थी जिसकी वजह से मतलब मैं लॉन्ग फॉर्म में घुसा। और जब स्कैम सीज़न 1 का प्रपोज़ल आया मेरे पास कि अच्छा ये बनाना है, तो मैडमैन एक तरीके से इंस्पिरेशन था कि कैसे एक ऑफिस के अंदर एक बिज़नेस को लेकर आप कहानी कह सकते हो और लोगों को एंगेज कर सकते हो। मतलब मैडमैन के 7 सीज़न थे, मैं मतलब एक छोड़ नहीं पाया, मैं कैरेक्टर्स में इतना
यू नो, वो वैसे वो फिर सक्सेशन आता है, आप देखते हो, आप हिल जाते हो। हमारे यहाँ मतलब इतने सारे शोज़ बनते हैं जो मतलब कुछ बेहतरीन शोज़ बने हैं। मतलब आप कोहरा देखिए, अभी हाल ही में आया था। तो मतलब आप वो है, बहुत सारे पाताल लोक में हर मतलब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शोज़ हैं। मैडमैन ने बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा मेरे पर। गगन जी आप बताएं। मैं देखता सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट जॉनर अगर आप मैं कह दूँ तो आपको उसमें मिल जाएंगी सारी। मैं जिस तरीके से मेरा दिमाग चलता है, शायद मुझे वो एक जगह मिलती है जहाँ मैं मुझे रिलैक्स मैं होता हूँ, क्योंकि देखते वक्त मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ हमेशा ही ग्रहण नहीं करना चाहता। यू नो, आप करते रहते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने शुरू किया, दोपहर को मैं बैठा था, मैंने पल्प फिक्शन शुरू कर दिया। हालांकि मैंने देखी हुई फिल्म थी, मेरा दिल किया अचानक से मैं दोबारा देखूं, तो मैंने वो देखी शुरू की। उसके नीचे ऑप्शन आ गया गॉडफादर का, तो मैंने गॉडफादर देखनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे ऑप्शन आ गया आदि पुरुष का, तो मैंने आदि पुरुष देखनी शुरू कर दी। तो मैं देखता सब हूँ, बट मेरा फेवरेट जॉनर मुझे फैंटेसी लगता है। जैसे उस हिसाब से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा भी हो रहा था, और जिस तरीके से जिस एक्सटेंसिव वे में वो फिल्म पूरी शूट की गई थी, और जो ग्राफिक्स मैंने देखे थे और जो परफॉर्मेंसेस देखी थी, जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया था। अभी रिसेंटली मैंने एक और फैंटेसी सीरीज खत्म किया है, द विचर। वो अभी मैं देख ही रहा हूँ, नया सीज़न आने आया है उसका, तो वो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोहरा शुरू कर दी देखनी, तो अभी मैं स्कूप शुरू करने की सोच रहा हूँ। बीच में मैंने फराज भी देख ली थी। मैं ऐसे जंप करता रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मेरा आज मूड क्या हो रहा है टाइप, जैसे हम सभी करते हैं। बट फैंटेसी इज़ माई फेवरेट जॉनर। लाइक मैं सबसे पहले अगर कुछ देखना चाहूँगा तो ऐसा देखना चाहूँगा कि आर टोकियन के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यू नो। तो दैट्स माई नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है फैंटेसी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवंबर में वॉल्यूम 2 आ रहा है मेरे हिसाब से ना, स्कैम 2003 पूरी है जी। मुझे इसमें आपका जो ओपनिंग सीन होता है जिसमें आप कुछ बेच रहे होते हैं ट्रेन में, वो सबसे ज़्यादा लाइकेबल लगा, और सबसे ज़्यादा वो विटी, स्मार्ट और शार्प बेस्ट उस जगह पे होता है। बाकी जगह भी वो बहुत माइलस्टोन अचीव करता है, लेकिन वहाँ जो उसमें कुछ नहीं उसके पास, और वो जैसे सेल कर रहा है और जैसे उसकी विशेषताएं बता रहा है उन चीज़ों की, वो अमेजिंग था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वॉल्यूम 2 के लिए और सीजन्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।